वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, नमस्ते और वेलकम आपका। कला संस्कृति एवं भाषा अकेडमी की तरफ से मैं डॉक्टर चंचल शर्मा 2 दिवसीय हिंदी साहित्य लेखन सम्मेलन में साहित्य लेखन सम्मेलन 2023 में आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सबका सब प्रेम अभिवादन करती हूँ। 2 दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन सब जानते हैं, सबको मैंने निमंत्रण भेज दिया था और बैनर पे भी आप देख रहे हैं जिसका हमने विषय रखा है 21वीं सदी के दूसरे दशक में जम्मू कश्मीर का हिंदी साहित्य, अर्थात 2010 के बाद का जो आज तक छपा हिंदी साहित्य है हमारा, उसे हमने आज का विषय बनाया है, जिसमें हमने हर एक विधा को इसमें शामिल करने की कोशिश की है। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आए हुए अतिथियों का, सभी माननीय अतिथियों का, कॉलेज के बच्चों का, उनके एचओडी का, उनके प्रिंसिपल का और माननीय सभी साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए दीप प्रज्वलन करते हैं, क्योंकि हमें ये उजाला देता है, हमें ऊर्जा देता है, अंधेरे से उजाले की ओर अग्रसर करता है। तो मैं सबसे पहले हमारे माननीय अतिथि, उनका नाम मैं अभी बता देती हूँ, फिर मंच सज्जा के लिए भी उनको बुलाऊंगी। हमारे साथ आज सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में उधमपुर से आए एक नामवर साहित्यकार हैं, सब जानते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है, अपना जीवन जो है साहित्य को समर्पित किया। डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी उधमपुर से मेरे आग्रह पे आए, हमारे साथ शामिल हुए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आए हैं। इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सब जितने हमारे मेहमान हैं और अपने लिए भी तालियों से स्वागत कीजिएगा डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी और डॉक्टर सतीश विमल। ये भी आकाशवाणी की एक पहचानी मधुर आवाज़ है, साहित्यकार हैं, लिखते हैं, आवाज़ अपनी वॉइस ओवर देते थे, आकाशवाणी में इन्होंने अपनी जो सेवा है वो दी है। तो ये भी कश्मीर से आए हैं। तो मैंने इनसे भी विनती की कि सर प्लीज़ आप हमारे कार्यक्रम में आइए, इस बड़े साहित्य सम्मेलन में शामिल होइए और हमें अपनी जो विचार हैं उनसे अवगत करवाइए, हमें आशीर्वाद दीजिए। डॉक्टर सतीश विमल जी, इनके लिए भी तालियां होंगी। और साथ ही मैं दीप प्रज्वलन के लिए कहूँगी, आज का की नोट एड्रेस पढ़ने के लिए, कुंजी भाषण होता है जो पूरा सार बताता है हमारे आज के विषय का, डॉक्टर राजकुमार जी। और ये भी हमारे हर एक काम के, ये तो हमारे घर के ही हैं, इन्हें जब भी हम बुलाते हैं तो जल्दी से हमारे पास आ जाते हैं और इनका आशीर्वाद हम पे रहता है, डॉक्टर राजकुमार जी। और साथ ही में डॉक्टर ओम गोस्वामी जी, इनसे भी मैं आग्रह करती हूँ, ये हमारे एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं और इन्होंने भी ना जाने कौन सा विषय छोड़ा होगा जिस पे इन्होंने काम नहीं किया है, डोगरी साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के लिए और भी भाषाओं के लिए, और इनका भी आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। हमारे निवेदन पे आए डॉक्टर ओम गोस्वामी जी, तो कृपया, और साथ ही मैं निवेदन करती हूँ हमारे इस एकेडमी के सचिव श्री भरत सिंह मनहास जी JKAS, जिनके प्रयास से, जिनके आशीर्वाद से और जिनकी मेहनत से हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं और ये एकेडमी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की में लगी हुई है। और कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जब हमारा किसी भी क्षेत्र में हम आगे काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट, कल्चर, लैंग्वेजेस, तीनों क्षेत्रों में हम लोग एक साथ लगे हुए हैं, दिन रात काम करते हैं। और इनकी प्रयास से, इनके आशीर्वाद से श्री भरत सिंह मनहास जी, तो मनहास सर आप हमारे अतिथियों को साथ लेकर आएं और दीप प्रज्वलित कीजिए। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रा वृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मा या
अच्युत शंकर प्रभृति भी दैवै सदा वंदिता। हमारे साथ आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पलोरा से बच्चे आए हैं और परेड कॉलेज गांधीनगर उनकी तरफ से हमारी छात्राएं आई हैं। उनके एचओडी डॉक्टर राज जम्वाल जी हमारे साथ हैं। मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करती हूं, आभार प्रकट करती हूं। और इनके प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज परेड इनके प्रिंसिपल हैं श्री एसपी सारस्वत जी, जिन्होंने मेरे कहने पे, मैंने कहा सर हमारे यहाँ एक साहित्य सम्मेलन होने जा रहा है तो कृपया आप बच्चों को भेजिए। तो उन्होंने बहुत एक हम पे आभार किया है कि उन्होंने फटाफट से अपने बच्चे भेज दिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, हार्दिक धन्यवादी हूँ एसपी सारस्वत जी का और राज जम्वाल जी का कि बच्चों को साथ लेके आए। ये बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। सम्मेलन होती हैं, गोष्ठियां होती हैं, संगोष्ठियां होती हैं, क्योंकि सम्मेलन का मतलब है, मैं छात्राओं को कहना चाहती हूँ कि सम्मेलन का मतलब ये होता है कि इसमें जिस विषय पर हम काम करते हैं उसका सार जो है, उस विषय के बारे में हम संपूर्ण जानकारी जो है एकत्रित करते हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर्स होते हैं,
और जाने पहचाने पुरस्कृत जो हमारे यहाँ पे होते हैं साहित्य अकादमी के या नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे साथ विद्वान होते हैं, साहित्यकार होते हैं, वो आते हैं और जो हमारे पत्रवाचक होते हैं जिस विषय पर हमने उनको लिखने के लिए दिया होता है उसका पूरा जो भी उन्होंने क्या लिखा, अच्छा लिखा, बुरा लिखा, उसमें आलोचना होती है, उसमें प्रशंसा होती है, उसका पूरा सार जो होता है उसके बारे में वो तथ्य जो है उनके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं और बाद में उसी के बेस पर हमारी सफलता या असफलता जो है निर्भर करती है। तो इसीलिए ये सम्मेलन होते रहने चाहिए और हमारी एकेडमी का मकसद ही यही है, औचित्य यही है कि हम कला, संस्कृति और भाषा को एक साथ लेकर काम करें और जिससे कि हर एक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को काम भी मिल सके, उनकी ज्ञान में बढ़ोतरी हो और हम सब लोग, सबसे बड़ी बात है संगठन, मतलब कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या फिर सम्मेलन कहें, इसका मतलब है हम लोग इकट्ठे होते हैं, संगठन है हमारा, जिससे हमारे में एक प्रेम भाव भी बढ़ता है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पलोरा कॉलेज के छात्राओं का भी धन्यवाद करती हूँ, उनके प्रिंसिपल मैम का भी करती हूँ, राज जी का भी करती हूँ, सारस्वत सर का भी करती हूँ। तो अब मैं मंच सज्जा के लिए फिर से विनम्र निवेदन करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी, कृपया आप मंच पर आएं और आसन को सुशोभित करें। डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी। साथ ही मैं डॉक्टर सतीश विमल जो कश्मीर से आए हैं, AIR के आवाज़, महान साहित्यकार, आज के हमारी प्रधानता करेंगे, प्रिजाइड करेंगे आज के कार्यक्रम को। तो कृपया सर आप भी मंच पर आएं और इस आसन को सुशोभित करें। साथ ही मैं निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ डॉक्टर राजकुमार जी जो आज का कुंजी भाषण पढ़ेंगे, तो कृपया सर आप भी स्टेज पर आएं। और अब मैं निवेदन करती हूँ अपने सचिव महोदय श्री भरत सिंह मनहास जी जो आज के हमारे प्रयास है, जिनका जो हमारे सचिव हैं JKS भरत सिंह मनहास जी, कृपया आप भी मंच पर आएं और मंच को सुशोभित करें। आपकी तालियां होती रहनी चाहिए। और मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगी, जब भी हमारे माननीय कोई आते हैं या फिर कोई नया पढ़ने को आता है, बोलने को आता है, तो जैसे आप आपको अच्छा लगे तो आप तालियां बजाएंगे तो हमारा उत्साह जो होता है वो दोगुना हो जाता है, हमारे काम की प्रोग्रेस जो आती है आगे बढ़ जाती है। तो आपकी तालियां होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं सबसे पहले निवेदन करती हूँ अपने सचिव सर का, श्री भरत सिंह मनहास जी का, कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी, उनको फूलों से सम्मानित करें, उनको फूल दें और उनका सम्मान करें। डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी। धन्यवाद सर। अब मैं सेक्रेटरी सर से ही निवेदन करती हूँ कि डॉक्टर सतीश विमल जी हमारे इस कार्यक्रम की प्रधानता करेंगे, प्रिजाइड करेंगे, उनको फूलों से सम्मानित करें। अब मैं धन्यवाद सेक्रेटरी सर से ही निवेदन करती हूँ कि डॉक्टर राजकुमार जी जो की नोट एड्रेस पढ़ेंगे, उनको फूलों से सम्मानित करें। और मैं अपनी तरफ से हिंदी विभाग की तरफ से सचिव सर को फूलों से सम्मानित करना चाहती हूँ, उनको फूल देके उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी आशा करते हैं कि आप सब लोग इसी तरह से ज़्यादा तादाद में शमूलियत करें, शामिल हों और मंच भी हमारा सजता रहे और हमारा साहित्य जो है वो भी आगे बढ़ता रहे। तो अब मैं सबसे पहले विधिवत
अपने सचिव सर से निवेदन करती हूँ कि कृपया औपचारिक तौर पर आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करें। तो आप सब फिर तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सचिव श्री भरत सिंह मनहास जी, JKAS JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। श्री भरत सिंह मनहास जी। डॉक्टर सतीश विमल जी, डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी, डॉक्टर राजकुमार जी, डॉक्टर ओम गोस्वामी जी, अनिल सहगल जी और इस सभागार में मौजूद सभी जो हिंदी के एक्सपर्ट लोग हैं, उन सब का आज के हम इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। हिंदी जो लैंग्वेज है, ये हमारे लिए बाकी रीजनल लैंग्वेजेस से थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो बाकी खासियतें हैं, उनमें एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट उसका एक फीचर है कि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक लिंक लैंग्वेज का काम करती है, एक कनेक्टिंग लैंग्वेज का काम करती है। जब डिफरेंट देशों के लोग मिलते हैं तो एक मीडियम है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें वो अपने व्यूज़ एक्सचेंज कर सकते हैं। वैसे हर देश की एक अपनी लैंग्वेज होती है। अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी बहुत कल्चरल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी है। लेकिन जो हमारी आम जनता है, वो जब एक रीजन से निकलकर किसी दूसरे रीजन में जाती है, तो जब उसको कम्युनिकेट करना है, अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है, दूसरे के बात खुद समझनी है, तो वो हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। इसी तरह अगर हम देश की बात करें तो हमारे हर रियासत जो है, हर यूनियन टेरिटरी जो है, रीजनल लेवल पे उसकी अपनी भाषा है। लेकिन जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं और उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज हमारी स्टेट की रीजनल लैंग्वेज से डिफरेंट है, तो फिर हमें कम्युनिकेट करने के लिए सहारा किस लैंग्वेज का लेना है? हिंदी लैंग्वेज का। तो हिंदुस्तान में हिंदी लैंग्वेज कुछ रीजन्स को छोड़कर इस कनेक्शन का काम करती है, ये एक कनेक्टिंग लिंक का काम करती है। ये लैंग्वेज एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह काम करती है, पूरे देश को एक करने का काम करती है, उसको बाइंड करने का काम करती है। तो इसकी जो हम इंटीग्रेशन का जो हमारा कंसेप्ट है, उसमें भी इस हिंदी लैंग्वेज की एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस बनी रहती है, बनी रही है, आगे भी बनी रहेगी कि ये देश को एक करती है, यूनिफाई करती है, यूनिफिकेशन का काम करती है। तो ये हमारे सब लोगों के लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, इसीलिए इसको हमें नेशनल लैंग्वेज भी मानते हैं। आज की डेट में सरकार का भी काफ़ी थ्रस्ट है कि हम अपने ज़्यादातर जो काम हैं, ऑफिशियल काम जो हैं, ऑफिशियल जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल हमारी कम्युनिकेशन जो हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में कम्युनिकेट करें, उनको हिंदी में लाने की कोशिश है। पिछली बार जब कहीं यहाँ हिंदी का कोई प्रोग्राम हुआ था तो मैंने थोड़ा सा इशारा दिया था कि मेरी एक चिंता है इस हिंदी के बारे में, जम्मू कश्मीर को जब मैं ध्यान में रखता हूँ। इस साल जब हमारा एक नेशनल कवि सम्मेलन हुआ जम्मू में, जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो अलग अलग रियासतों के वहाँ पे आए थे कवि, उन्होंने अपनी वो प्रेजेंटेशंस रखी, जम्मू कश्मीर ने भी अपनी प्रेजेंटेशन रखी। लेकिन वो हमारी जो प्रेजेंटेशन थी वो मुझे पर्सनल लेवल पे भी कुछ कमज़ोर दिखी, फीकी लगी, उसका मयार मेरे को अच्छा नहीं लगा। और उस चीज़ पे टिप्पणी वहाँ एक बहुत बड़े जो उस प्रोग्राम की सदारत कर रहे थे, उन्होंने भी उस पर टिप्पणी करी है। तो मेरी आप लोगों से विनती है, जो इसके मास्टर हैं इस फील्ड के, जो आपकी शैली है लिखने की वो तो है ही, लेकिन जब हमें जिस मंच पे जाना है, जिस मंच पे जो चीज़ होती है, हमें अपने आप को उस मंच की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयारी करनी है। ये मेरे लिए भी चैलेंज है और आप लोगों के लिए भी चैलेंज है। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप उस कवि सम्मेलन की तैयारी
उस तरीके से करिए जो उस मंच की रिक्वायरमेंट है। हम वहाँ जाकर ये नहीं कह सकते कि जी हमारा स्टाइल दूसरा है लिखने का, हैं हम कुछ और तरीके से लिखते हैं। ये हमेशा हर फोरम में आपको फोरम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है, तभी हमारा सर्वाइवल है। हम वहाँ अपनी चीज़ को अपनी मर्जी से नहीं रख सकते कि नहीं जी हम आपके तरीके से नहीं चलेंगे, हमारा तरीका एक अपना ही है, वो मिसमैच है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन रही है। मैं ये आज इस मौके पे आपसे ये बात शेयर करना चाहता था कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और मैं मोस्ट प्रोबेबली जिन लोगों को भी हम इस बार चुनेंगे तो उनको मैं खुद सेलेक्ट करूंगा कि भैया मुझे बताओ आपने क्या तैयारी कर रखी। क्यों? क्योंकि वहां मेरे जम्मू कश्मीर की पोजीशन है, मुझे उसको देखना है। और मैं नहीं चाहता कि हमारा लेवल बाकी रियासतों के जो पोइट्स हैं उनसे पीछे साबित हो। तो उसके लिए आपको आज से कमर कसनी है, उसकी तैयारी करनी है। और बाकी जो आप लिख रहे हैं, जो चीज़ आप इस लैंग्वेज में डाल रहे हैं, उसमें भी आपको ही देखना है कि कहाँ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कहाँ क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, उसको फर्दर हमें चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं, फील्ड जो मर्जी हो, आज बहुत फास्ट तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो जब तक आप अपने आप को वक्त के साथ नहीं कनेक्ट करेंगे, वक्त की रिक्वायरमेंट के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो आप हमेशा अपने आप को पीछे पाएंगे। तो जो भी फील्ड में चेंजेस आ रही हैं, टेक्नोलॉजी की चेंजेस आ रही हैं, कुछ और चीज़ें आ रही हैं, उसके साथ अपने आप को इम्प्रूव करना है, कनेक्ट करना है, अगर आगे बढ़ना है। तो मैं तो चाहूँगा कि भाई हम भी किसी से कम नहीं होने चाहिए। ये जो चैलेंज है, ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे लिए भी है। क्यों? क्योंकि हम एक ही हैं, हमारा एक ही परिवार है। हमें इसको यूनिट की तरह देखना है, फैमिली की तरह देखना है। और इसमें कोई वो नहीं है कि कोई किसी को नीचा दिखाना है। ये हम सब की कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट आप लोगों को लानी है। इंप्रूव करिए। आप देखिए, वो जगह जगह देखिए कि वो क्या किस तरीके के प्रोग्राम करते हैं और हम अपने आप को कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वो एक एरिया है कंसर्न का, जो मुझे उसकी चिंता है। दूसरा, जो आप नॉर्मल रूटीन में काम कर रहे हैं, उसमें भी आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप नया कितना उसमें ऐड कर रहे हैं, नई चीजें क्या ला रहे हैं, कि पुरानी पे ही गुजारा करना है। अगर आपको लैंग्वेज को इंप्रूव करना है, उसमें कुछ चीजें डालनी है, तो सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, इस लैंग्वेज के साथ सोसाइटी की बहुत सी चीजें जुड़ी होती है। और वो आप लोगों को ज्यादा मालूम है, मुझे उस पर बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी सिर्फ यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस लैंग्वेज को इंप्रूव करना है। इसमें अगर हमें कोई फर्दर आगे प्रोग्रेस करनी है, तो वो थोड़ा सीरियस तरीके से काम करने से होगा, थोड़ी पैशन उसमें डालने से, कुछ उसमें थोड़ी एनर्जी डालने से। मतलब कैजुअल अप्रोच नहीं रखनी, एक सीरियस अप्रोच रखिए। मेरी यही मैसेज है। और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि आप अच्छी खासी तादाद में आज आए हैं। ये जो 2 दिन का हमारा ये प्रोग्राम है, इसमें आप शेयर करेंगे, अलग अलग जो तरीके से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कोई पेपर यहाँ जैसे पढ़ा जाएगा या कुछ और जो भी एक्सचेंज होगा मटेरियल, उसको आप अच्छे एक सेपरेट में लेंगे, एक पॉजिटिविटी के तरीके से इसको देखेंगे। एक पॉजिटिव माहौल बना रहना चाहिए। और एक बात में जो मुझे अक्सर मैं बोलता रहता हूँ, मैं उसको रिपीट भी करता रहता हूँ कि परफेक्शन 100% किसी की भी नहीं है, ना हो सकती है। लेकिन हमें क्या करना है कि परफेक्शन के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करनी, परफेक्शन से अपने आप को दूर नहीं रखना है। मतलब हम उसके जितना नज़दीक पहुंचे परफेक्शन के, वही उतना हमारे लिए अच्छा है। तो एक कोशिश बनी रहनी चाहिए आप लोगों की तरफ से कि हम इस परफेक्शन को कैसे इसके नज़दीक पहुंचें और किस तरीके से अपने इस लैंग्वेज को अच्छे तरीके से इसमें काम करें। और अपना जो लेवल है हमारा प्रेजेंटेशन का, चाहे वो पोइट्री है या कोई और दूसरी आपकी राइटिंग है, जिस तरीके से भी आप करते हैं, तो वो किसी से कम नहीं होनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि ये 2 दिन का जो हमारा प्रोग्राम है, ये फ्रूटफुल होगा, ये प्रोडक्टिव होगा और कुछ न कुछ इससे हमें सीख मिलेगी। शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद सर।
आपने सब सुन लिया होगा, हमारे सचिव सर हर एक काम के लिए बहुत नाप तोल के, पूरी एकाग्रता से और पूरे हमारे अपने ध्यान में रख के काम करते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए या फिर हमारे स्तर में कहीं कमी ना आ जाए। इसीलिए इनके प्रयास से और इनके आशीर्वाद से हमारी जो एकेडमी है आगे की ओर बढ़ रही है और हमारा नाम अब कहीं किसी को भी शिकायत नहीं रही कि चाहे वो एक सिंगर है, चाहे साहित्यकार है या फिर किसी और आर्ट का है, कि हमें यहाँ पे अभी काम नहीं मिल रहा या हमारी किसी भाषा जो है वो पीछे रह रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी सर। मैं आभार प्रकट करती हूँ हमारे मीडिया कर्मियों का। मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अभी नहीं निकल पाऊंगी, जब तक थोड़ा सा इस सेशन के बाद मैं आपसे बात करूंगी। तो अब मैं जब एक किसी प्रोग्राम को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका कुंजी भाषण ना हो, उसका पूरा सार ना हो कि हमारा किस विषय पर आधारित सम्मेलन है या कहानी है या कवि गोष्ठी है, तब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होता, संपूर्ण नहीं होता। तो इसीलिए मैंने आज डॉक्टर राजकुमार जी से विनती की है कि कृपया जो आज का हमारा विषय है 21वीं सदी के दूसरे दशक में जम्मू कश्मीर का हिंदी साहित्य है, इसमें हमने नाटक भी लिए हैं, कहानियां भी ली हैं, उपन्यास भी लिए हैं, बाल साहित्य भी लिया है, अनुवाद भी लिया है, और साथ ही साथ कोरोना काल जो हमारा रहा उसमें हम लोगों ने, हमारे साहित्यकारों ने, नए लोगों ने या पुराने लोगों ने क्या लिखा, उसका भी हमने एक छोटा सा पेपर तैयार करवाने की कोशिश की है। तो मैं आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ डॉक्टर राजकुमार जी से आएं और कुंजी भाषण यहाँ पे प्रस्तुत करें। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं ये 2 दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन में आप सबके साथ बात कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं कुंजी भाषण से पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ परम आदरणीय भरत सिंह मनहास जी का, और मंचासीन मेरे मित्र डॉक्टर आदर्श और सतीश विमल जी का, मेरे सामने बैठे मेरे सुनने वाले बड़े गणमान्य बुद्धिमान मित्र, और विभिन्न कॉलेजेस से आए हुए छात्र और उनके अध्यापक गण, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात शुरू करता हूं। विषय है 21वीं सदी के दूसरे दशक में जम्मू कश्मीर में हिंदी साहित्य। ऐसा है कि ये दूसरा दशक 2010 से 20 तक का है। इसमें तरह तरह के पेपर पढ़े जाएंगे। इस 2010 से 20 के बीच लिखा हुआ और प्रकाशित हुआ साहित्य विद्वान पत्रवाचक उस पर बात करेंगे। मैंने उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं की है। मेरे सामने स्थिति ये है कि वो ऐसा कौन सा परिवेश है, कौन सा आप कह लीजिए कि समय है, कौन से लोग हैं जो इस समय को जी रहे हैं और लिख रहे हैं, उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां हैं। ये 21वीं सदी का साहित्य पिछली सदी से बिल्कुल अलग है। एक बात मैं बड़ी साफ साफ कहना चाहता हूं, और वो ये कि 2001 से आगे का जो साहित्य लिखा गया है वो पूरी तरह से
उससे पहले के साहित्य से अलग है। पहले के साहित्य को पढ़ने और समझने और उसको एंजॉय करने के मानदंड और थे, आलोचना शास्त्र और था, और ये बिल्कुल नई चीज़ है। और वो नई चीज़ किस कारण से है उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इसे हम 20वीं सदी का जो साहित्य था उसको हम आधुनिक साहित्य कहते थे। आधुनिक साहित्य में व्यक्ति में रंग, जाति, धर्म आदि से किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता था। सबको मानवीय गौरव प्रदान किया जाता था और सबकी ज़रूरतें एक जैसी थीं, कोई भिन्नता नहीं थी। हर एक व्यक्ति को सांस के लिए हवा चाहिए थी, हर एक व्यक्ति को पानी चाहिए था पीने के लिए खाना चाहिए था। लेकिन ये जो 21वीं शताब्दी शुरू हुई इसमें बहुत कुछ सिलेक्टिव होता गया, आदमी से भिन्न होता गया, वर्ग से भिन्न होता गया, जाति से भिन्न होती गई, और ये सारी भिन्नता का कारण बाजारवाद है। मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ और मैं अपनी बात शुरू करूँगा। मित्रों, 21वीं सदी बढ़ रहे बाजारवाद की सदी है। इस सदी के दूसरे दशक में हर एक वस्तु बिकाऊ है, जहाँ तक कि सत्ता को खरीदने बेचने वाले भी बाजार में उतर आए हैं। पिछली सदी सत्ता के लिए संघर्ष की सदी थी। स्वतंत्रता का वह संघर्ष व्यक्ति को समानता, मौलिक अधिकार देने, मानव मूल्यों को स्वीकारने और जातिगत भेदभाव वाली सामंती दृष्टि से ऊपर उठकर एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना के लिए किया जा रहा संघर्ष था, जिसमें हम भारतीय सफल हुए और एक सर्वमंगल व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमने सामंती सोच की अपेक्षा लोकतंत्रात्मक सोच को अपनाते हुए संविधान का राज्य स्थापित करने का यत्न किया और स्थापित किया। परंतु 21वीं सदी में देश संविधान के राज्य की जगह धर्म, जाति, बहुलतावाद स्थापित करने के लिए नई अधिरचना के लिए छटपटा रहा है। ये सदी बहुलतावाद का उपयोग सत्ता हथियाने के लिए कर रही है। बहुमत के लिए व्यक्ति वोट खरीदा बेचा जा रहा है और पूंजीवादी मुद्रा सिर्फ बैंक का नोट ही नहीं रह गया, महीने भर के लिए राशन देकर भी वोट खरीदा जा रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस सदी में व्यक्ति खरीदने बेचने की वस्तु हो गया है। स्वतंत्रता के साथ ही देश वेलफेयर स्टेट में बदल दिया गया था और समाजवादी सोच के तहत सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार दिया गया था। परंतु पूंजी, धन, सत्ता, धर्म, जाति के आधार पर नागरिकों में छोटे बड़े, अमीर गरीब, साधनहीन साधन संपन्न व्यक्ति में भेद बना रहा। इसी ऊंच नीच की भेद भावना का उपयोग सत्ता हथियाने वाले नेता करने लगे और राज्य की सत्ता हथियाकर व्यवस्था पर हावी होते गए। वेलफेयर राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि देना राज्य का कर्तव्य माना गया था, परंतु अब 21वीं सदी की में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जिम्मेदारी सरकार ने पूंजीपति कंपनियों को बेच दी है। कुछ हद तक लोग महंगी शिक्षा, इलाज आदि प्राप्त करने के लिए कई तरह के अनुबंधों में स्वयं को गुलाम बना रहे हैं और कहने का अर्थ ये है कि स्वतंत्र भारत का नागरिक अपनी स्वतंत्रता को बचा नहीं पा रहा और जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे वे ही आज़ादी को बचाए रखने के लिए लड़ रहे हैं। स्थिति अब ये है। अब 20वीं सदी का साहित्य आधुनिकतावादी सोच को अपना विषय वस्तु बनाता था, मानवतावाद में विश्वास रखता था, मानता था कि खून का रंग एक है, जाति, धर्म, देश,
खून के रंग को बेरंग नहीं कर सकते, और ये सोच उभरी थी श्वेत अश्वेत के बीच किए जा रहे भेदभाव के विरुद्ध। तभी से वैज्ञानिक सोच को साहित्य में प्रस्तुत किया जा रहा था, परंतु अब 21वीं सदी में मानव में समानता की अपेक्षा विशिष्टता, यूनिकनेस को वरीयता दी जा रही है। स्किल्ड अनस्किल्ड में फर्क किया जा रहा है। इसी आधार पर व्यक्ति को नियोक्ता अपने संस्थानों में नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इसी तरह स्त्री पुरुष मजदूरों की दिहाड़ी में फ़र्क किया जा रहा है, उनके काम के घंटों में फ़र्क किया जा रहा है। स्त्री पुरुष के बीच भेद में नारी विमर्शवाद को जन्म दिया गया है। इसी भेदभाव से छुआछूत दलित स्वर्ण जातियों के बीच संघर्ष की स्थितियां आ खड़ी हुई हैं। दलित विमर्शवादी आंदोलन के द्वारा वर्ग संघर्ष पैदा करके साम्य स्थापित करने का यत्न हो रहा है। दूसरी ओर आरक्षण की मांग अब जाति की अपेक्षा आर्थिक स्थिति के आधार पर बढ़ रही है। ये कुछ ऐसे सामाजिक संघर्ष हैं जिनके बीच हर एक व्यक्ति पिस रहा है और असुरक्षित महसूस कर रहा है, विशेषकर तब जब राज्य अपने नागरिक को वह सुरक्षा नहीं दे रहा जिस सुरक्षा का वायदा किया गया था। बहुत कुछ वायदे तो चुनावी जुमले बनकर रह जाते हैं और लोग हर चुनाव के बाद स्वयं को ठगा हुआ महसूस करने लगते हैं। यही वस्तु स्थिति है जिसमें बड़ा सूक्ष्म ही सही अनदिखा फर्क हो सकता है, बाकी कम बेश अलग अलग पार्टियों में फर्क रह सकता है। अब स्थिति ये है कि विशिष्टता यूनिकनेस को वरीयता दी जा रही है और उसे पसंद यानी लाइक किया जा रहा है। प्लीज़ आप सुनिए मुझे, हैं? मेरा ध्यान उचट रहा है सर। हाँ, आप मुझे सुन लीजिए पहले। हैं? बाजार में उसी वस्तु की कीमत पड़ती है जिसे अन्य वस्तुओं के बीच से ग्राहक पसंद कर लेता है, सो वस्तु की विशेषता ही कीमत हो जाती है और उसकी कीमत देने वाले के लिए अन्य सब वस्तुएं गौण हो जाती हैं। ग्राहक भी तो अधिक से अधिक कीमत देकर अन्य ग्राहकों के बीच अपनी पहचान विक्रेता के लिए अधिक विशिष्ट और सम्माननीय और गरिमायुक्त व्यक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। इस बाजारवादी सोच के बरक्स वस्तु का उत्पादक भी द बेस्ट प्रोडक्ट बाजार में लाने की होड़ में आ जाता है और अपने प्रोडक्ट के प्रति लोगों में पसंद करने के लिए चाहे जितना खर्च करना पड़े करता है और इस खर्च को ग्राहक की जेब से पूरा करता है। इस नीयत से वह अपने प्रोडक्ट की ऐड के लिए महंगे से महंगे एक्टर एक्ट्रेस से अनुबंध करता है, महंगे से महंगे लेखकों से एडवर्टाइजमेंट की लोक लुभावनी पंक्तियां लिखवाता है। लोक लुभावन के लिए वह नारी शरीर को बिंदास रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इस संदर्भ में साहित्य, कलाएं, फिल्में आदि सभी इस बाजारवाद में कूद पड़ी हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए छोटी छोटी स्क्रीन फिल्में बनाई जा रही हैं। बड़े बड़े फिल्मी एक्टर फिल्म जगत से बच रहे समय का उपयोग इन फिल्मों में मॉडल का रोल करने में कर रहे हैं। कलाओं का मतलब रह गया है बिकाऊ होना। वही चीज़ बिकती है जिसकी एडवर्टाइजमेंट आकर्षक है। ऐसी स्थिति में ऊंची दुकान में फीका पकवान भी बिक जाता है। इस दृष्टि से देखें तो वे कंपनियां और कलाकार अधिक से अधिक लाभ कमा रहे हैं जो अन्य हम पेशा कंपनियों कलाकारों से कुछ अलग कर देने की कुव्वत रखते हैं। विशेषकर कला और फिल्म के क्षेत्र में जो मॉडल अधिक नंगेज दिखा सकता है या कहें जो मॉडल लड़के लड़कियां अपने शरीर को नग्न दिखाने से परहेज नहीं करते, फैशन को आरंभ करने में ऐसे मॉडल ही अधिक कीमत वसूल करते हैं और एड फिल्मों में प्रोड्यूसर की इच्छा के अनुसार कपड़े पहन लेते हैं। नारी शरीर की
इस तरह से भद्दा उपयोग किया जा रहा है और पुराने दकियानुसी विचारों का मजाक उड़ाया जा रहा है। साहित्य में भी ऐसी ही स्थिति है। साहित्य समाज के हित की बात ना कहकर लेखक प्रकाशक के हित की बात को ध्यान में रखता है और अश्लीलता परोसने में कोई कमी नहीं रहने दे रहा। बिंदास साहित्य खूब बिकता है। इस सदी के लोगों में इसे पढ़ने में कोई लाज शर्म नहीं रही। जैसे जैसे गांव शहर में, शहर नगर में और नगर महानगरों में बदल रहे हैं और आदमी भी नगरों के जन समुद्र में खो रहा है, उसकी व्यक्तिगत जान पहचान, इज्जत आबरू खो रही है। पुराने पड़ोस मोहल्लेदारी का कोई अर्थ नहीं रह गया। अब तो वह नर है या मादा है, जो भी है इस्तेमाल के लिए सामने पड़ा है। 21वीं सदी उत्तर आधुनिकतावादी सदी है, जिसमें शिक्षा, सूचना, पूंजी की सुविधा आदि बढ़ जाने से व्यक्ति की चेतना, चिंताओं, संवेदनाओं में बदलाव आया है। वह महानगरों की भीड़ में अपना आप खो रहा है, बस यंत्र चालित जी रहा है, बल्कि जीने के नाम पर नाटक कर रहा है। अपने भीतर के सत्य को अपने सामने वाले से छिपा रहा है ताकि वह उसकी किसी कमजोरी का अपने हित के लिए इस्तेमाल ना कर ले। इस दृष्टि से जन कल्याण, जन साधारण गोपनीय जीवन जीने का यत्न कर रहा है। व्यवस्थाएं भी गोपनीय कार्रवाइयां कर रही हैं और आम जन को पता ही नहीं चल रहा कि कब उसे ठग लिया गया, कब उसे भ्रम जाल में फांस लिया गया और उसके निजी जीवन में खलल पैदा हो गया। हालात ऐसे हो रहे हैं कि वह उदार चिंतन कर ही नहीं सकता। वह व्यक्तिवादी सोच में ग्रस्त होकर कई बार पड़ोसी के लिए भी घातक हो गया है। उसका मनोविज्ञान व्यवहारवादियों की भी समझ से परे होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में साहित्यकार उसके मनोविश्लेषण से संबद्ध क्या खोजेगा और फिर उस अकेले का मनोविश्लेषण जन साधारण के लिए कितना उपयोगी रहेगा। अगेय जी ने एक जगह कहा था कि व्यक्ति गुणवान होकर के प्रदीप्त व्यक्तित्व लेकर अपने आप को समाज के हवाले कर दे, जिससे सभ्य समाज का विकास हो सके। कबीर ने भी किसी ज़माने में कहा था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो इस तरह से अपने अहंकार का विलय करके सभ्य समाज के समाजीकृत हिस्सा नहीं बनता, वो व्यक्ति, उसके गुणों का किसी को क्या लाभ हो सकता है। कह सकते हैं कि ये दीप अकेला मदमाता, पर इसको पंक्ति को दे दो जो वो नहीं दे रहा। इस विचार से सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है, परंतु 21वीं सदी में समाज नाम की परिकल्पना का कोई अर्थ ही नहीं रहा। व्यक्ति को अपने आप में घोंघा बनकर रह रहा है और या कछुआ बना अपने बचाव की मुद्रा में सिर छिपा रहा है। उसकी 20वीं सदी वाली समानता, मानवता, बौद्धिकता और सर्वमंगल कामना की दृष्टि बदल गई है। मानवीय मूल्य की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ अधिक बढ़ गया है। नैतिकता से जुड़े प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं रहा। व्यक्ति समाज निरपेक्ष हो गया है। वह अपनी बुद्धि, कौशल, योग्यता आदि का इस्तेमाल अपने लिए करने के हक में है, कहने को चाहे वह खुद को कितना भी समाज सेवी कहे। 21वीं सदी में धर्म, बहुलतावादी गुटबंदी और राजनीतिक कूटनीतियां सत्ता हथियाने के लिए अपनाई जा रही हैं। राजनेताओं की सोच तो ऐसी ही है। अब वह धर्म आदि का उपयोग अपने हित में कर रहा है। उसके
उसे आदमी के धर्म, अध्यात्म, सुख, शांति से कुछ लेना देना नहीं है और जन साधारण के लिए सुख सुविधा का साधन जुटाने के लिए किया जा रहा उसका उद्योग दिखावा मात्र है। कम अज कम आम जन तक उसके किए उद्योग का लाभ पहुंचता दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे 21वीं सदी में सूचना तंत्र ने उन्नति हुई है, बाजारवाद बढ़ा है, राज्य का बाजारवाद पर से नियंत्रण खत्म हो रहा है, व्यक्ति अपने काम की वस्तु ऑनलाइन कहीं से भी खरीद सकता है और कहीं भी किसी भी देश में बेच सकता है। इस दृष्टि से पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व बढ़ा है। पूंजी के कारण बाजार भी बढ़ा है। देश की उदारवादी आर्थिक नीतियों ने अध्यवसायियों को आकर्षित किया है। व्यक्ति कहीं भी किसी भी देश में रहकर भारत से व्यापार कर सकता है। इस दृष्टि से व्यापारियों के मन में राष्ट्रवाद, देश प्रेम, देश के प्रति दायित्व की भावना तिरोहित हुई है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ दिख रहा है। उसे देश के जातीय मिथकों से कुछ लेना देना नहीं है। वह तो विदेशों में देशीय मिथकों को बेच रहा है, देश में विदेशी सपने बो रहा है और ब्रेन ट्रेज आदि को बढ़ावा दे रहा है। पुराना साहित्यकार देश की सीमाओं में घिरा देश के प्रति वफादारी दायित्व का निर्वाह करता था। वह देश से कमाई संपदा देश में ही खर्च करता था। देश के प्रति उसमें लगाव था। देश की उन्नति और विकास में उसकी अपनी भूमिका थी जिसका वो निर्वाह करता था। परंतु अब मूल्यहीनता के इस युग में वह देश से पैसा लूटकर विदेश में लगा रहा है, बल्कि विदेश का ही होकर रह जाता है। उसमें राष्ट्रीयता की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय महत्व पाने की लालसा बढ़ गई है। इस लालसा के कारण पहले गांवों से शहरों की ओर बड़े लोगों में पारिवारिक मोह कहीं ना कहीं बना रहता था। वह परिवार से जुड़ा रहता था, चाहे माह 6 माह बाद ही सही एक बार परिवार से मिलने चला जाता था। परिवार और ग्रामीण जीवन की स्मृतियाँ उसके साहित्य में उभरती रहती थीं। फिर सामूहिक परिवार टूटे, अब तो एकल परिवार भी टूट रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ रहा है, तलाक बढ़ रहे हैं। बच्चों के प्रति माँ बाप का प्रेम स्नेह दायित्व बंट गया है। बुजुर्गों के प्रति दायित्व निभाने की अपेक्षा उनके प्रति उनकी संपत्ति जायदाद बेचकर व्यक्ति अपनी जड़ों से उखड़ रहा है। ऐसी स्थिति में साहित्य में वह क्या रचेगा और जो भोगेगा नहीं वह रचेगा क्या? महानगरों की भीड़ में खोया हुआ व्यक्ति भोगेगा भी क्या? चारों ओर से धकेलाया जा रहा सोचेगा भी क्या? संभवतः यही कारण है कि 21वीं सदी का साहित्य अराजकता और धक्कम पेल से ग्रस्त हुआ है। इसमें कहीं भी कुछ महान रचा जाने का समय ही किसी के पास नहीं रहा है। वह किसी मूल्य को नहीं जी पा रहा और ऐसे मूल्यहीन जीवन में सबके बीच रहता हुआ या तो अकेला पड़ रहा है या अपने स्वार्थ साधने से अधिक कुछ भी सोच नहीं पा रहा और फिर उसे ये सब जीने में कोई लज्जा और हया भी तो नहीं रही। और उसके आसपास के सत्ता के केंद्र, आस्था, धर्म, चेतना के मठ भी तो टूट रहे हैं, जिनकी जगह नए नए दबाव केंद्र बन रहे हैं, प्रेशर ग्रुप्स बन रहे हैं और हाशिए के लोग केंद्र में आ जाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष की मुद्रा में आ रहे हैं। जातीय विमर्श, नारी विमर्श, दलित विमर्श, धर्म, राजनीति, आतंकवाद का विमर्श खड़ा कर रहे हैं और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को दबा रहे हैं और अल्पसंख्यक
समूह अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं, यही सब 21वीं सदी की देन है जो साहित्य में विमर्श और बहस के रूप में चित्रित हो रही है। मूल्यहीनता की 21वीं सदी में अराजकता का बोलबाला है। ऐसी ही अराजकता साहित्य की आलोचना में फैली हुई है, क्योंकि सदियों से चला आ रहा आलोचना शास्त्र 21वीं सदी के साहित्य पर लागू नहीं हो पा रहा। इसी कारण नई नई आलोचना विधियों का विकास किया जा रहा है। कहीं भाषा की ऋजुता, कहीं भाषा की प्रतीकात्मकता, कहीं बिंबात्मकता, तो कहीं सपाट सार्थक अभिधात्मक भाषा को महत्व मिल रहा है। सो साहित्य की भाषिक संरचना का महत्व बड़ा है और उसे नए नए अर्थ मिले हैं। भाषा के क्षेत्र में प्रयोगवाद, प्रतीकवाद आंदोलन चले थे। पूंजीवादी राजनीतिक दर्शन के विरुद्ध प्रगतिवादी चिंतना ने साहित्य को एक नया स्वरूप दिया था और विषय वस्तु ही बदल दिया था। परंतु प्रगतिवादी हड़ताल अब 21वीं सदी में आत्मघाती सिद्ध हो रही है। गांधी दर्शन की तो जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। गांधी दर्शन का मिथक उत्तर आधुनिक विमर्श बनता जा रहा है। ब्रिटिश सरकार ने हिंसक विद्रोह को दबाए रखने के लिए 1904 ईस्वी में अस्त्र शस्त्र के लिए लाइसेंस जारी करने वाला कानून बनाया था और यही कानून हमारे देशभक्तों के लिए फांसी का फंदा बन गया और हिंसक आंदोलनों से गांधी ने परहेज किया, जिसे आज गांधी जी की कमजोरी कहा जा रहा है। मेरे एक मित्र कह रहे थे कि गांधी जी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन गांधी जी ने एक तरह से हिंसा से लोगों को बचा लिया। पता नहीं कितने लोग मारे जाते अगर उस फार्मूले को ना अपनाते। तो इस सदी में इस प्रकार के विमर्श चल रहे हैं और साहित्य भी रचा जा रहा है। इसके अतिरिक्त आजकल पर्यावरण के प्रदूषण को अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। भ्रूण हत्या को कविता और साहित्य का विषय बनाया जा रहा है। अब बात आती है जम्मू कश्मीर का साहित्यकार भी राष्ट्रीय साहित्य के विभिन्न विधाओं के बरक्स साहित्य रच रहा है। विशेषकर 21वीं सदी में इस प्रादेशिक साहित्य के लेखकों में तीखापन प्राप्त किया है। प्रदेश के साहित्यकारों में ईश्वर के प्रति आस्था तो बनी रही है, अध्यात्म का जोर भी है, क्योंकि प्रदेश की जनता डोगरा राज्यकाल से ही धर्म भीरू रही है। फिर भी शिक्षा और वैज्ञानिक बौद्धिकता के कारण प्रदेश की राजधानी नगरों में ईश्वर आत्मा के प्रति साहित्यिक चर्चा कम हो रही है, जबकि जीवन साधारण में व्यक्त ईश्वर के खूंटे से बंध कर संतोष और ईमानदार जीवन जी रहा व्यक्ति अब लेखक नहीं रहा है। लेखक तो इन पुराने खूंटों को उखाड़कर अलग हो रहा है और 21वीं सदी में बढ़ रही पशुवृत्ति को दिन प्रतिदिन उघाड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में 21वीं सदी में लेखकों ने कविता, कहानी, बाल साहित्य, लघु कथा, नाटक, व्यंग लेखन आदि कई क्षेत्रों में अनेक पुस्तकें प्रकाशित करवाई हैं। कहानी के क्षेत्र में दूसरे दशक, अब बात आती है ये जो दूसरा दशक 2010 से लेकर 20 तक, इससे पहले भी उत्तराधुनिकता काल था और इसके बाद भी वो चल रहा है। उसकी कंटिन्यूटी में 30-35 साल चल रहे हैं और धीरे धीरे हमारी सोच बदल रही है। हमारे पास नया शिल्प विधान आ रहा है, सोचने का नया तरीका आ रहा है और विषय वस्तु भी बदलता जा रहा है। तो हमारे यहाँ के लेखकों ने, मैं नाम मतलब यहाँ पेपर पढ़े जाएंगे, जिन लोगों ने सही मायने में बड़ी तनदेही से काम किया है उनके नाम यहाँ हैं। कुछ पुराने नाम हैं, कुछ नए नाम हैं। मेरे सामने सारे ही मित्र मेरे अपने अपने फील्ड के अच्छे लेखक हैं। कोई कहानी लिख रहा है, कोई कविता लिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर
कविता ही लिखी जा रही है और कविता के कोई 8-9 संकलन इस दशक में आए हैं। कहानी के 3 संकलन मैं नाम शांति बैठे हैं, ओम गोस्वामी बैठे हैं, मेरा भी एक कहानी संकलन हम तीनों का है, और अपने नरेश उदास जी का कहानी संग्रह है। कविता के संग्रह तो कोई 10-12 संग्रह हैं, उनको डिमार्केटेड करना थोड़ा अलग पड़ रहा है, क्योंकि रचनाएं पहले की भी लिखी हो सकती हैं और इस दशक की भी उसमें शामिल हुई हो सकती हैं। अभी 2022-23 में निर्मल विनोद का एक गज़ल संग्रह आया है और ये पहला गज़ल संग्रह है। इसी तरह से अपने भाई सतीश विमल का गज़ल संग्रह आया है, लेकिन ये 20 के बाद का है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बीच का टुकड़ा है 10 साल का, उसमें कौन कौन से संग्रह आए हैं, उनका विवेचन, उनका मूल्यांकन तो मेरे मित्र लोग करेंगे ही करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो लिखा जा रहा है वो कुछ ऐसा है कि उसे नई दृष्टि से देखना पड़ेगा। और हम लोगों को भी एक बात मैं बड़ी संजीदगी और बड़ी ईमानदारी और बड़े दायित्व के साथ कहना चाहता हूँ, हम लोगों को भी जो बूढ़े हैं उनको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अब वो प्रेमचंद के युग में नहीं जी रहे, अब वो गालिब के युग में नहीं जी रहे, अब वो निर्मल वर्मा के युग में नहीं जी रहे। उन लोगों के लेखन के साथ इस लेखन का किसी भी तरह से तालमेल नहीं बिठाया जा सकता। तो जैसे जैसे युग बदल रहा है, मानसिकता बदल रही है, वैसे वैसे हम लोगों को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। पुराने खाए हुए को हजम करके आप उगल दें, वो बात नहीं बनती। ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको इसी नज़रिए से देखें कि ये जो 21वीं सदी है, इसने ऑल टुगेदर पिछली 10 सदियों को बदल के रख दिया है। 10-20 सालों में आदमी पूरी तरह से या पशुवृत्ति में घिर गया है, अपने आप में गुम हो गया है। ऐसे हालात में वो लिखे तो क्या लिखे और लिखे तो किसके लिए लिखे। ना किसी के पास पढ़ने का समय है, ना किसी के पास सोचने का समय है, सिर्फ और सिर्फ सुबह और शाम भागम भाग है। और ख़ास करके महानगरों में, जम्मू स्थिति में नहीं है। इस वजह से यहाँ कुछ अच्छा भी लिखा जा रहा है। जैसे आप बड़े नगरों में चले जाएंगे, कूड़ा करकट लिखा जा रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे उसको प्रोपेगेट किया जा रहा है कि उस जैसा साहित्य तो कभी लिखा ही नहीं गया। जबकि जब आप उसका पहला दूसरा पन्ना खोलते हैं तो आपका मन करता है इसको कहीं कूड़े की टोकरी में फेंक दिया जाए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे ये जो हाशिए के लेखक हैं, ये अपने आप को बेहतर दे पा रहे हैं और बेहतर ढंग से अपने आप को ये प्रस्तुत कर रहे हैं। हाशिए का लेखन इस वक्त मेन स्ट्रीम से बढ़िया लेखन है, इसको कमतर नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इन लोगों को भी उसी में घोंघा बनकर नहीं रहना है, उससे आगे अपने आप को विकसित करना है। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। आपको जितना अच्छा लगा वो आप ले लीजिए, जो बुरा है वो मेरे पास छोड़ दीजिए। मैं बड़ा अनुग्रहित हूँ। इसी बात को कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजकुमार जी। आपने पूरे संक्षिप्त नहीं बल्कि विस्तृत जानकारी इस आज के टॉपिक पे दी है। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सुनने को मिला। पर मेरा मानना है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं,
कि ठीक है, पुराने लोगों को हमारे साथ अपडेट करना पड़ेगा और हमारी जनरेशन के लोगों को, आप लोगों की जनरेशन जो स्टूडेंट्स आए इनके साथ अपडेट करना पड़ेगा। पर मेरा ये मानना है कि मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहती हूँ कि साहित्य जो है, साहित्य साहित्य ही है, उसमें आप लिखो, जितना लिखो, हमें 3 चीज़ों को नहीं भूलना है। उसका मयार नहीं भूलना है, उसकी सभ्यता, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, वो हम 3 चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो ज़रूर आज के बच्चे भी बहुत अच्छा साहित्य रचेंगे। कोई शक नहीं, सोशल मीडिया ने हमें बहुत सारी मिसगाइड किया है हमें, कि हम उनको देखते हैं जो मतलब लोग क्वांटिटी पे विश्वास करते हैं, क्वालिटी पे नहीं। इसमें कोई शक नहीं, आज भी बहुत अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है। जब तक ये लोग विद्वान, आप लोग सब हमारे साथ हो, तो आगे का भी हमारा जो साहित्य है सुरक्षित है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यही चीज़ें अगर हम याद रखेंगे, या हमारे माता पिता हमारे बच्चों को अच्छे संस्कारों में रखेंगे, पूरा उनको अपनी संस्कृति को जीवित रख के आगे काम करेंगे, तो हमारा साहित्य, कला, संस्कृति कभी भी नहीं मर सकती। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। कुछ भी हम लिखते हैं कि कोई शक नहीं, समय परिवर्तनशील है और परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अगर हम जिस तरफ हवा की दिशा है हम नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों को याद रख के अपने काम में कार्यरत रहना है और अच्छी क्वालिटी दे के, अच्छा स्तर करके हमें आगे बढ़ते रहना है। तो मैं तो इतनी विद्वान नहीं हूँ, आप सब इतने महानुभाव हैं, लेकिन मेरे साथ छोटे बच्चे आए हुए हैं कॉलेज के, तो मैं थोड़ा अपनी तरफ से इनको कहना चाहती हूँ कि इन्हीं में से कल को साहित्यकार निकलेंगे, इन्हीं में से कलाकार होंगे, शिल्पकार होंगे। तो ऐसे सम्मेलनों में आप ज़रूर आइएगा और हमारे एकेडमी को पूरा सहयोग दीजिएगा ताकि हम कामयाबी की तरफ आगे बढ़ें। आपका सहयोग ही हमारी सफलता है, आपका आशीर्वाद ही हमारी कामयाबी है। तो अब मैं मंच की तरफ फिर से आती हूँ। हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी बहुत अच्छे इंसान हैं और इतने अच्छे साहित्यकार हैं कि इनकी कोई तुलना भी नहीं की जा सकती। तो अभी हम चाहते हैं कि प्लीज़ कृपया आप आएँ, अपने आशीष वचन दीजिए और आज के टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है और बच्चों को और हम सबको क्या संदेश देना चाहते हैं। डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी, थैंक यू। मान्यवर भरत सिंह जी, सतीश विमल जी, हमारे राजकुमार जी, मेरे सामने बैठे भारत भूषण जी, त्रिच्छल जी और मान्यवर रतनलाल शांत जी, हमारे अन्य सभी मित्र और युवा वर्ग जिनके लिए हम अपना आज समर्पित कर रहे हैं। यहाँ इस मंच पर जैसे साहित्य के आरंभ में 2 महत्वपूर्ण सरस्वती वंदना हमने सुनी, एक चंचल जी के मधुर कंठ से और एक संगीतकारों से, निराला को वह सरस्वती वंदना हमेशा अमर रहेगी। और हम सरस्वती से ये कामना करते हैं कि वह हमारी बुद्धि को प्रेरित करे और हमारा जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है वह हम शब्दों में व्यक्त कर सकें, समाज को आंक सकें, समाज में जो निरंतर घटित हो रहा है उसको शब्द दे सकें और मानव हृदय को हम संवेदनशील बना सकें। आज जो हम परिस्थितियां देख रहे हैं चारों ओर, वह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हैं। हत्याएं हैं, बलात्कार हैं, डकैती है, चोरी है, भ्रष्टाचार है। इसमें जो साहित्यकार है वो अपनी अलग से जगह है और न केवल हिंदी साहित्य में बल्कि सभी साहित्यों में यह चिंता बराबर बनी रही है और वो अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। समूचे संसार का साहित्य आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि मानव मूल्य अभी मरे नहीं हैं,
और साहित्यकार की दृष्टि बराबर चिंताग्रस्त है। वह अपने साहित्य में बराबर वह रच रहा है और मानव मूल्यों के प्रति मानव को सचेत कर रहा है। अभी भरत सिंह जी ने जो एक कवि सम्मेलन की बात की, तो मेरा मानना है कि हर भाषा में आप जो चुनिंदा साहित्यकार हैं, यदि उनकी एक कमेटी बना दें तो ऐसी आपकी शर्मिंदगी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी और जो सही व्यक्ति हैं वही मंच पर आएंगे और वह अपना जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करेंगे। और निराशा की कोई बात नहीं है, जम्मू कश्मीर में हीरों की कमी नहीं। दूसरी बात, एकेडमी को आपने एक तरह से पुनर्जीवित किया है, लेकिन अभी भी जो शिराजा में लेखकों को उनका पारिश्रमिक नहीं मिल रहा, या जो हमारे सम्मेलन होते थे साप्ताहिक, वो बंद हैं, सब्सिडी बंद है। और मुझे पता है कि आप निरंतर उसमें यत्नशील हैं, कहीं आपका बस नहीं चल रहा या कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो राजनीतिक कारण हैं और मैं इस बात को भली भांति समझ पाता हूँ। जहाँ तक डॉक्टर राजकुमार जी के पत्र का विषय है, उन्होंने सभी बिंदुओं को चुना, छुआ और बड़ा विद्वत्तापूर्ण उनका लेख है। ये मैं मित्रवत नहीं कह रहा क्योंकि मेरे परम मित्र हैं ये, लेकिन एक इस समय की दृष्टि से, इस गोष्ठी की दृष्टि से मैं समझता हूं कि ये कुंजी भाषण हमें बहुत दिशाएं खोलता है हमारी। ये जो 2 दिवसीय सम्मेलन है, यह आप समझे कि किसी के दिल का ईसीजी है। एक कालखंड में जम्मू कश्मीर में क्या लिखा गया और किस स्तर का लिखा गया, कितना लिखा गया, कितना वांछित था, इन सब का ईसीजी हम इन 2 दिनों में देखते हैं और विवेचन करते हैं कि हमको कहाँ जाना चाहिए था और हम कहाँ तक पहुँचे। तो प्रसन्नता की बात यह है कि यह सम्मेलन अब जल्दी जल्दी हो रहे हैं और इनमें जम्मू कश्मीर के सभी साहित्यकार एक साथ अभी नहीं आ पा रहे हैं, जो कि वांछित हैं कि जो भी भाषा का यहाँ कार्यक्रम हो उसमें, क्योंकि साहित्य है, किसी भी भाषा में हो बात एक ही है, तो हमें वह सुनने, समझने, सोचने के लिए विवश करता है। तो हमें इन ऐसे सम्मेलनों में आमंत्रित या अनामंत्रित भी हमें पहुंचना चाहिए, क्योंकि वह साहित्य की चर्चा हो रही है, वह मानव मूल्यों की चर्चा हो रही है। किसी ने कहा है आज के उसमें कि लोग आ गए आखिर रहबरों की चालों में, खौफ था अंधेरों का लुट गए उजालों में। तो ये जो खो जाना है, ये जो लुट जाना है, ये जो धोखा है, ये जो षड्यंत्र है, जिसकी ओर राजकुमार जी ने भी किया कि ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, सब कुछ पैसा और भ्रष्टाचार चारों तरफ फैल रहा है, इसीलिए हमारी लेखन के विषय बदल गए हैं। ये प्रेमचंद युगीन विषय अलग हैं, आज के युग के विषय अलग हैं। आप जम्मू में देखें, हर दूसरा घर खाली है, उसका बच्चा बाहर है, माता पिता अकेले यहाँ हैं। तो ये विषय क्यों नहीं हमारी कहानियों में उठ सकते? या बेरोजगारी है, या ये राजनीतिक जो रोज पाखंड होते हैं, ये अभी आप देख रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का नया जो महादेव ऐप का है
ये जो नए नए रूप से हमारे सामने ऐसे भ्रष्टाचार आते हैं जो कि हमको ही लुभाते हैं, उसमें बड़े बड़े कलाकार आके प्रचार करते हैं, हमको ठगने के नए षड्यंत्र रचते हैं, नए रूपों में आते हैं और गरीब आदमी सताया जाता है, ठगा जाता है। तो यह हमारे लेखन के विषय क्यों नहीं हो सकते? यह हमारे साहित्य के विषय क्यों नहीं हो सकते? ऐसे बहुत से विषय हैं। अब वो सास बहू वाले झगड़े बदल चुके हैं, अब सास भी बदल गई है, बहू भी बदल गई। तो अब आपके बेटे मल्टीनेशनल कंपनियों में हैं, उनके आचरण बदल गए हैं, उनके व्यवहार बदल गए हैं, वो आपको पैसा भेज सकते हैं, समय नहीं दे सकते। तो ये हमारे लेखन के विषय क्यों नहीं हो सकते? तो ये सब जो नए नए समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, ये जो चुनौतियां हमारे सामने आके खड़ी हुई हैं, ये हमारे नई चुनौतियां हैं। तो नए हम इसके समाधान भी देंगे। एक संवेदनात्मक स्तर पर हम विचार करेंगे, हम कविता में उसको व्यक्त करेंगे, कहानी में उसको व्यक्त करेंगे, लेखों में उसको व्यक्त करेंगे। और जो मैंने मूल बात कही कि हमारा परम लक्ष्य है मानव में मरती हुई संवेदना को मरने नहीं देना, उसको जीवित रखना और मानव को मानव बनाए रखना, ये हमारा दायित्व है, ये साहित्यकार का दायित्व है। हम उसका निर्वहन कहाँ तक करते हैं, ये हमारे लिए चुनौती है। आप सब ने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित किया, आप सबका बहुत बहुत आभार, अकेडमी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी। बहुत अच्छी बातें आपने कही कि ठीक है, हमें अपने मानव मूल्यों को नहीं भूलना है, इसमें कोई शक नहीं। जब भी ये तो हमने पहले से भी थोड़ा सोचा है कि हम कुछ नए नए विषयों को यहाँ पे लाते रहेंगे और उसमें आप सबकी राय भी हम ज़रूर लेंगे, आपके बिना हम अधूरे ही हैं। तो आप हमारे मुख्य अतिथि बनकर आपने स्वीकार किया हमारे आग्रह को, हमारे अनुरोध को, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर सतीश विमल जी को यहाँ पे विनम्र निवेदन इनसे करती हूँ कि इतनी दूर ठंडी हवाओं से चल के हमारे पास आए हैं। अभी भी हमारा क्लाइमेट बहुत अच्छा है, जम्मू के हैं ये, और वहाँ से चल के आए हैं हमारे लिए। इनका पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी और उसके बाद मैं अब निवेदन करती हूँ डॉक्टर सतीश विमल जी कृपया आएँ और आप भी अपने आशीष वचनों से, अपने अच्छे विचारों से आए हुए मेहमानों को संबोधित करें और अपने विचार आज के विषय के लिए रखें। मैं बहुत आदर के साथ कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी श्री भरत सिंह मनहास का पुनः, क्योंकि आप लोगों ने उसका शुक्रिया किया, पुनः शुक्रिया करता हूं कि आपने जो गति एकेडमी को दी है, एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबी नींद के बाद जगाया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पिछले 1.5 साल में कश्मीर में इनको काम करते हुए देखा। जम्मू से भी खबरें आती रहती हैं और 2-3 सभाओं में यहाँ आपके साथ शरीक होने का मौका मिला। कश्मीर में इन्होंने जिस डाइवर्सिटी के साथ काम किया, क्योंकि इस साल G20 के सम्मेलन वहाँ पे हुआ और कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम वहाँ पे हुए, आपने जिस खूबी के साथ उनको अंजाम दिया, आप साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। मैं आदर्श जी की एक बात के संदर्भ में बात करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि एकेडमी में लोगों को स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिल रहा, अवार्ड्स नहीं मिल रहे, छपने के बाद फ़ी नहीं मिल रही। मुझे याद है कि भरत सिंह मनहास ने आते ही पहला यही काम किया था कि जो पुनः रजिस्ट्रेशन हुई थी अकादमी की 370 हटने के बाद, क्योंकि पहले ये स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गठन हुआ था इसका, वो जब निरस्त हो गया तो एकेडमी हवा में आ गई। फिर इसको एक वैधता कानूनी तौर पे देनी बाकी थी,
तो इन्होंने आते ही पहला काम यही किया कि उन स्कीम्स को रिविजिट करने के लिए, क्योंकि एक बड़ी हाई पावर कमेटी बनानी होती है जिसमें राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े कल्चरल इदारे हैं उनके हेड्स जो हैं वो उसका पार्ट होते हैं, तो वहाँ से लोगों को बुला करके इन्होंने उस हाई पावर कमेटी को पहले ही 1 महीने के अंदर वो काम कर दिया था। लेकिन तब से लेके आज तक 1 साल के भीतर वो अभी पड़ी हुई है कल्चर मिनिस्ट्री में, और हम हर बार इनके साथ ये मुद्दा उठाते हैं कि यार उनको थोड़ा सा धक्का दे दो, क्योंकि अब वो इनके हाथ में नहीं है, उस सरकारी दफ्तरी तवालत का शिकार हो गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अगले दिनों में ही बहुत जल्द, क्योंकि हमने भी अभी कुछ दिन पहले ही 5-6 लोगों का वफ्द जाकर के राज्यपाल उपराज्यपाल से मिला था इसी संदर्भ में कि वो जो रूल्स उन्होंने आपको सबमिट किए हैं अप्रूवल के लिए, वो इतना बड़ा मसला तो नहीं है वो, क्योंकि सेक्रेटरी के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाकर के सिर्फ अनुमोदन चाहिए होगा और ये तैयार हैं वो करने के लिए। मुझे लगता है कि आप सब भी उस आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे तो ये जल्दी करना शायद पॉसिबल हो जाएगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ बातें उठी यहाँ पे, मैं कुछ और सोच के आया था कि बात करूँगा, अपनी सोच जो है आपके साथ साझा करूँगा, लेकिन जो मुद्दे उठे मैं उनके साथ जुड़ना चाहूँगा, क्योंकि बात अधूरी रह जाए और कन्फ्यूजन में रह जाए तो हम खुले तौर पे राजनेता करार दिए जा सकते हैं, क्योंकि उनका काम है मुद्दे उठाना, उनका हल नहीं बताना, और उन्हीं मुद्दों को उठा करके उनमें अवाम को उलझाए रखना। पर हमारा भी वैसा ही कुछ काम है। बात मैं अचीव कर रहा हूं, हमने हर बार रोना होता है कि इस देश का बहुत बुरा हो गया, राजनेताओं ने किया। हम टुकड़ों में बांट दिए गए हैं, एक सवर्ण है, एक पिछड़ी जाति का है, एक बीच का है, एक हाशिए का है, एक मेन स्ट्रीम का है। इस सब के लिए दोष हम राजनेता को देते हैं, पर क्या ये सही है? उन्होंने बांट दिया और हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, हम उनके इश्तहारी हैं साहित्यकार होकर के। हमारी कविताएं उठा दीजिए, हमारी कहानियां उठा दीजिए, हम समाज को कभी समग्र रूप से प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं क्या? नहीं। दलित साहित्य, नारी विमर्श, लिटरेचर ऑफ रेजिस्टेंस, प्रोटेस्ट का साहित्य, ये क्या है? ये तो हमने गढ़ा है ना। और हम कहते हैं, मैंने पिछली बार भी इस मंच से एक बात कही थी, मैं दोहराना चाहूंगा और हर जगह जहां खड़ा हो जाता हूं दोहराता हूं। हमने अंग्रेजों की किताबें पढ़ करके अपनी दृष्टि को प्रोग्राम कर दिया है। हम भूल गए हैं, एक वेद का मंत्र साहित्य को लेकर के हमारी नजर में नहीं है। टी.एस. इलियट ने अभी कल क्या कहा बैठ के, वो हर एक क्लास में पढ़ाया जाता है और हर मंच से रटा जाता है। साहित्य का अर्थ क्या है? समग्रता का एक्सप्रेशन साहित्य होता है। ये भारतीय दर्शन है। पर क्या ऐसा है? नहीं। हम टुकड़ों में बांटते हैं साहित्य को। हमने तो भाषाओं तक को धर्म के साथ जोड़ दिया। हिंदी हिंदुओं की भाषा है, उर्दू मुसलमानों की भाषा है। हमने तो इस तरह, ये तो हमने किया ना, ये राजनेता ने नहीं किया। राजनेता करता भी, हम तो बार बार कहते रहे हैं, या तो हम खुद को नकार करके बात कर रहे हैं कि ताकत कलम की ज्यादा है, हम तो साबित कर रहे नहीं है। फिर क्योंकि दूसरे ही लम्हे हम कहते हैं कि राजनेता ने हमें ऐसा समाज दिया है विघटन का, टुकड़ों में बांटने का। हमारी दृष्टि ऐसी हो गई है, हम समग्रता के में देखने के आदी नहीं हैं। हमें अंग्रेजों ने बता दिया कि साहित्य समाज का आईना होता है और हम मान गए।
हर कोई पढ़ के इसका समाज का आईना होता है, समाज में ये घटित हो रहा है, मेरा काम ये लिखना है। मैं अखबार वाला हूं क्या कि समाज में ये घटित हो रहा है, मैं उसकी हूबहू तस्वीर छाप करके दूसरे दिन अखबार में डाल दूंगा? ये साहित्य का काम नहीं है। जो समाज में घट भी रहा है उसके खिलाफ लिखना भी मेरा काम है। समाज में टुकड़ों में बांटा गया समाज मेरे सामने है, मैं उसे समग्र तौर पर कैसे प्रस्तुत करूं, एक इकाई के तौर पे कैसे प्रस्तुत करूं, यह मेरा काम होना चाहिए। मैं इसे टुकड़ों में क्यों प्रस्तुत कर रहा हूं? क्या मैं भी राजनेता का एजेंट हूं? एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है कि हमने अखबार पढ़ लिए, हमने कुछ लोगों के विमर्श देखे, उसके बाद अपना ही विमर्श भूल गए। आप भारतीय साहित्य को देख लीजिए। मैंने जिन दिनों में कश्मीर के आचार्यों का जो काव्य शास्त्र पे किया गया काम है उस पे शोध कर रहा था, जिन दिनों में कर रहा था पढ़ाई के दिनों में, तो उन दिनों में देख के हैरान हो गया था कि हम क्यों पढ़ाते हैं काव्य शास्त्र के बदले में टीएस इलियट का आलोचना शास्त्र। क्यों? वो नजरिया डिफेक्टिव है, वो टुकड़ों में बांटने की प्रवृत्ति है, कॉलोनाइजेशन उपनिवेशवाद का एक एक्सटेंशन है, इंटेलेक्चुअल एक्सटेंशन है। और इस तरह के सेमिनार्स में हम वही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कचरा। ऐसा नहीं चलेगा। हम रुदालियां हो गए हैं। साहित्य रोने वालों का काम नहीं है, साहित्य दृष्टि देने वालों का काम है। हालात खराब हैं, सिचुएशंस बहुत खराब हैं। इन सिचुएशंस के बीच में सार्थकता, सामूहिकता, एकता, उत्थान की क्या तत्व हैं वो सामने आकर के देने हैं। आज का साहित्य टुकड़ों का साहित्य है, घृणाओं के बीच में पलने वालों की अभिव्यक्ति है। यह कौन सी दृष्टि है बाबा? रुदालियां भी तो कोई मर गया है, रो लो। हम रुदालियां नहीं हैं बाबा, हम एक दृष्टि देने वाले लोग हैं। हम उन सिचुएशंस का चित्रण करने वाले लोग भी नहीं हैं। हम फिर अखबार वाले कहलाएंगे। हम सीधे जो दृश्य सामने हैं उसको कैद करके प्रस्तुत करने वाले लोग नहीं हैं। यह अखबार वालों का काम है। साहित्य जो है वो इन सारे टुकड़ों में सारी बीमारियों को उठा करके सामने रखकर और एक एस्थेटिक तरीके से उसको पिरोकर एक इलाज बताने वाला भी है। तभी अच्छे साहित्य ने क्रांतियां लाई हैं समाजों में। एक नॉवल अमेरिका में एक बड़ी क्रांति का सबब बनता है। हम ऐसा साहित्य बनाते हैं क्या? मैं रो रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं, आप रो रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, ताली बजा रहे हैं, समाज का कुछ नहीं हो रहा है और पीट रहे हैं हम समाज के मसलों को साहित्य के नाम पर मंचों पर। क्या हम बीमार नहीं हैं? इस बीमारी का इलाज देखना होगा। इस तरह के सेमिनार्स शायद एक दृष्टि देंगे। ऐसा क्या है जो साहित्य में नहीं समाया जाता? सब कुछ है, पर हम क्यों फिर टुकड़ों में बांटते हैं साहित्य को? ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम समग्रता के साथ, सामूहिकता के साथ प्रस्तुत ना करें। भारतीय दृष्टि तो ऐसा ही कहती है। तभी जब भी हम उपनिषद का एक श्लोक आज पढ़ते हैं, कवि ने लिखा है, वो कोई ऊपर से अवतार नहीं आया है जिसने वो लिखा है। एक दूरदर्शिता वाला व्यक्ति जिसको काव्य आता था, उसने एक दर्शन को काव्य के रूप में पिरोकर मुझे दिया और वो उपनिषद हो गया। मैं भी लिख रहा हूं, वो आपके जख्मों को से मरहम उठाता है, आप लिख रहे हैं मेरे जख्मों से मरहम उठा रहे हैं। हमें तो मरहम का इलाज देखना है, जख्मों से मरहम, ये जख्म कुरेदने नहीं है। हम जख्म कुरेदने वाले लोग हो गए हैं। एक दृष्टि पैदा करने की जरूरत है, अपने मूल स्वभाव पर लौटने की दृष्टि की जरूरत है। जो भारतीय दर्शन है, जमीन का दर्शन है, वो हम जी रहे हैं ना जिंदगी में,
उसके तत्व हमारे साहित्य से गायब होते जा रहे हैं। जैसा अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति लिख रहा है, वैसा ही मैं भी लिख रहा हूं। क्या हम एक जैसा जीवन, एक जैसी चेतना का आनंद मना रहे हैं? एक जैसे तरीके से नहीं। उसकी विचार अलग है, उसकी सभ्यता अलग है, उसकी चेतना अलग है, पर मैं उसकी तरह क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं बाजारवाद की गिरफ्त में आ गया हूं, औपनिवेशिक बाजारवाद की गिरफ्त में आ गया हूं, जिसे मैं भूमंडलीकरण कहता हूं, ग्लोबलाइजेशन। मेरा कॉन्सेप्ट तो ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है। वैचारिक स्तर पर मेरा वैचारिक स्तर पर एक कॉन्सेप्ट है वैश्वीकरण का, जिसमें मैं खुद को विश्व परिवार का हिस्सा मानता हूं और दुनिया को अपना परिवार मानता हूं। मेरी वैचारिक दृष्टि तो वो है। पर जिस तरह टूथपेस्ट की फॉर्मूला या डायबिटिक की बीमारी का इंजेक्शन या उसका इलाज का प्रिस्क्रिप्शन मुझे किसी जर्मनी के कंपनी से होकर के आता है, उसी तरह मेरे विचार भी वैसे ही आए जाते हैं और मैं उन्हीं विचारों को बौद्धिकता और साहित्य के मापदंड बना चुका हूं। इसलिए दिक्कत है। मैं चाहता हूं कि हम पुनः विचार करें खुद को। क्या लिख रहे हैं हम? आप अनुदित कविताएं पढ़िए जो प्रादेशिक भाषाओं में लिखी जा रही हैं, जो अभी तक भारत के मूल परिवेश से जुड़े हुए हैं, उस चेतना के साथ जुड़े हुए हैं। वो पढ़ते हुए बहुत आनंद आता है। हिंदी की मेन स्ट्रीम कविता, जैसे राजकुमार जी ने कहा कि पढ़िए तो निराशा होती, लगता है एक फैशन की तरह लिखा जा रहा है। जिस तरह मैं लिख रहा हूं उसी तरह निर्मल जी लिख रहे हैं, उसी तरह भारत जी लिख रहे हैं, उसी तरह अनिल जी लिख रहे हैं। तो क्या हमें कहीं किसी चाबी, जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना, क्या कोई चाबी भरने वाला कहीं और से है? मुझे नचाया जा रहा है बंदर की तरह। वो अलग मैं दूसरे किसी की मिसाल दे भी नहीं सकता हूं, ये गुस्ताखी मैं इधर से इधर तक ले सकता हूं। तो देखने की जरूरत यह है, हम एक दूसरे को वाह वाह करके भारतीय साहित्य की जो परिदृश्य है उसमें जो एक लॉबिज्म बना हुआ है, जिसमें उसी बाजारवाद के एजेंट बैठे हुए हैं, वो वैसे ही साहित्य को प्रोमोट करने पे लगे हुए हैं, जैसा राजकुमार जी ने इशारा कर दिया, और हम भी उसका शिकार होते जा रहे हैं, उपभोक्तावाद के। और ये वैचारिक उपभोक्तावाद है। इससे निकलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जो नई पीढ़ी है इनको ओरिजिनल रहने दीजिए। मेरा पाठ पढ़ करके ये भी क्या, वो एक शेर है उर्दू का कि 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे, बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर या मुझको सुनकर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। हम इनको यही रोना धोना और यही पाश्चात्य संस्कृति की विकृतियां और बाजारवाद सिखा देंगे इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पे, और ये भी यही करते रहेंगे। ये कहेंगे शायद यही साहित्य होता है, ऐसे ही लिखा जाता है। एक कोशिश होनी चाहिए कि हम साहित्य राजनेताओं की तरह रोना धोना बंद करें कि ये देश बर्बाद हो गया। एक पार्टी दूसरे को इल्जाम लगाएगी, दूसरी तीसरे को इल्जाम लगाएगी, और हम उनके एजेंट बन करके खड़े रहेंगे, वैसा ही साहित्य रचेंगे जैसा वो बोल रहे होते हैं डैसों पे। तो हम इस देश का भला नहीं करेंगे, हम उस विरासत से कट जाएंगे जिस विरासत ने हमें कालिदास दिया था, जिस विरासत ने हमें क्षेमेंद्र दिया था, जिस विरासत ने हमें अभिनव गुप्त दिया था, जिस विरासत ने हमें गालिब दिया था। हम उस विरासत से कट के रह जाएंगे और उसी तरह बाजार का एजेंट बन जाएंगे, जिस तरह कोई ग्लोबल कंपनी आकर के यहाँ आउटलेट खोलती है, उस पर हमारे बच्चे को आकर के बिठा देती। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सतीश विमल जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और ख़ास तौर पे हमारे पास बच्चे आए हैं तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि लिखते तो सभी हैं, अगर हमें अच्छा साहित्य पढ़ना बोलना है, कहीं प्रेजेंट करना है, तो हमें फिर गालिब को पढ़ना भी पड़ेगा, कालिदास को पढ़ना भी पड़ेगा। इन सबको जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो सच में आजकल हम कमर्शलाइजेशन की तरफ चले गए हैं, व्यापारिक हो गए। हमें पता है बुकिंग मिल गई तो फटाफट से हमने एक कविता लिख लेनी है, कहानी लिख लेनी है, तो चलो हमें पैसे भी मिल जाएंगे, तो हमारा साहित्य भी हो जाएगा और हम साहित्यकार बन जाएंगे। जब तक हम डेप्थ में नहीं जाते, उन लोगों को पढ़ते नहीं हैं, समाज में जो भी हो रहा है उनको हम डीपली गहराई से नहीं जानते हैं, या अपने आप को नहीं पहचानते, अपने मानवीय मूल्यों को नहीं जानते, अच्छा इंसान नहीं बनते, मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, तो साहित्य कहाँ तक जाएगा? इसी तरह का साहित्य रचा जाएगा। और इन लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी ही साहित्य को समर्पित की है, तभी आज हम इन लोगों को बुलाते हैं, तभी इन लोगों को पुरस्कार भी मिलता है, इनका वैश्विक तौर पे नाम है। ये हमारे जम्मू कश्मीर की शान नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में इनका नाम है। और इसी तरह का अगर हम साहित्य रचेंगे तो हम भी एक दिन इसी तरह से जाएंगे। शर्त यही है कि हमें अपनी मर्यादाओं को याद रखना है, बड़े इन साहित्यकारों को पढ़ना है, तभी इस युग में भी गालिब बन सकते हैं हम लोग। लेकिन वो हमारे में तन्मयता नहीं है, हमारे में जुनून नहीं है, बस हमें चाहिए पैसे और हमें यही चाहिए कि हमें अपना फेम बनाना है, अपने नाम आगे करना है। तो इस तरह से हम पीछे चले जाएंगे, नहीं तो हमारा जम्मू कश्मीर किसी भी दिशा के या किसी भी काम में पीछे नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सशक्त लेखक हैं, कलाकार हैं, लेकिन उनको एक तो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, स्थान नहीं मिल पाता, दूसरा वो लोग खुद मेहनत नहीं करते हैं। तो मेरी भी सबसे विनती है कि हमें भी इन सबको सुनना है, बार बार पढ़ना है, पुराने साहित्य को भी पढ़ना है, तभी ताकि हमारा मयार जो है, हमारा स्तर जो है बरकरार रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मंच का बहुत बहुत शुक्रिया, सेक्रेटरी सर का शुक्रिया, डॉक्टर आदर्श जी का शुक्रिया है, डॉक्टर राजकुमार जी का शुक्रिया है। मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगी, रतनलाल शांत जी हैं, निर्मल विनोद जी हैं, ओम गोस्वामी जी हैं, भारत भूषण जी हैं, संजीव जी हैं, कल्याण जी हैं, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे सबके नाम नहीं बोलने हैं, बहुत समय हो जाएगा। तो इस सेशन का समापन हम यहीं पे करेंगे। अब मैं धन्यवाद प्रस्तावना के लिए बुलाती हूँ हमारे गोजरी के। और इससे पहले माफ़ी चाहूँगी, एक बात करना चाहूँगी कि सच्ची में हम टुकड़ों में बंटे हैं। हम हर कोई जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो ये गोजरी की है, ये डोगरी की है, ये हिंदी की है, इसीलिए हमारी तादाद जो है वो कम है। मैंने पहले से ही कहा कि सम्मेलन का मतलब है कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, संगठन। जब तक हम लोग इकट्ठे एकत्रित नहीं होंगे, एक दूसरे को सहयोग नहीं देंगे, तो फिर एक धरती पे रहने का, एक जम्मू कश्मीर में रहने का हमारा मतलब ही क्या है? फिर अपना अपना अलग अलग से डेरा बना लो तो फिर बात भी ना करो। हम साहित्य सम्मेलन के लिए आते हैं, जब तक हम इकट्ठे होंगे, एक दूसरे को दाद ना देंगे, तारीफ नहीं करेंगे, हमें क्या पता चलेगा कि उसने क्या कहा। साहित्य एक जैसा ही है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी, उसके व्यूज और दृष्टि अलग से होगी, वही चीजें हमें आगे लेके जाएंगी। तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ, हर जहाँ जहाँ तक समय मिलता है, सब लोग इसमें कोई शक नहीं बिजी हैं, घर चलाना है, काम करना है, लेकिन जहाँ तक आपको वक्त मिलता है तो हमारे एकेडमी में आइए, या कहीं भी आपको सम्मेलन यूनिवर्सिटी में कहीं भी होता है तो आप ज़रूर उसमें सम्मिलित हो जाइए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसी से आपकी जो कल्पनाएं भी आगे बढ़ेंगी, उड़ान मिलेगी उनको, और आप लिखने में एक सशक्त नागरिक होने के साथ साथ अपने कलाकार भी होंगे। तो अब मैं फिर से अनुरोध करती हूँ डॉक्टर शाहनवाज जी, हमारे गोजरी के ये एडिटर हैं और साथ में कल्चरल ऑफिसर भी हैं, आपको वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्तावना के लिए डॉक्टर शाहनवाज जी। बहुत ही खूबसूरत नशिस्त का इख्तिताम हो रहा है। शकील बदायूनी का मिसरा है कि कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। तो हमारे यहाँ आवान सदारत में तशरीफ़ फरमा डॉक्टर सतीश विमल साहब, डॉक्टर आदर्श साहब, सेक्रेटरी एकेडमी जनाब भारत सिंह मनाज साहब, डॉक्टर राजकुमार साहब और सफ़ेद सामीन में तशरीफ़ फरमा एक से एक बढ़कर मुक़्तदर शख्सियात यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हमारे बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कॉलमनिस्ट अदीब दानिश्वर
जनाब अनिल सहगल साहब, डॉक्टर निर्मल विनोद साहब जो हमारी हिंदी का मान है, हमारी इज़्ज़त है। हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर रतनलाल शांत साहब, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी हिंदी अदब के लिए सर्फ कर दी। जनाब PN त्रिसल साहब एक बड़ी शख्सियत है। डॉक्टर ओम गोस्वामी साहब, भारत भूषण साहब, नरेश कुमार उदास साहब, संजीव बसीन साहब, हमारे दोस्त मित्र रणधीर रायपुरिया साहब, इंदु भूषण बाली जी, और ख़ासम ख़ास दोस्त हरीश कहला साहब। इसके अलावा जितने भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है समय सफ़े सामीर में, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बड़ी खूबसूरत डिस्कशन हुई। आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं अकादमी की जानिब से आप सभी हज़रात का फ़र्दन सेक्रेटरी साहब की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों की हाज़िरी से हमारी महफ़िलें बारौनक हो जाती हैं, हमारी मजलिसें बराबर होती हैं, और हम लोग एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की शुरुआत करते हैं। नताइज हुआ कुछ भी हों, लेकिन हम कहीं न कहीं उस बात को छेड़ देते हैं। यही हमारी ज़बानों के लिए, यही हमारी शायरी के लिए, यही आप लोगों के लिए, यही हम लोगों के लिए, और यही जो आपके बीच नई नस्ल बैठी है, इसके लिए बहुत अहम है। लेकिन बड़ी बात ये होगी, मैं एक बात का कायल हूँ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये है कि सतीश विमल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात छेड़ दी, और बड़ी मानीखेज़ बात है कि हमारा अदीब लिख क्या रहा है। मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा आपका, इससे ज़्यादा नहीं। हमारे अदीब को क्या लिखना चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। लीमार्क एक मुफक्किर था, उसने सबसे पहले इर्तिका के बारे में बात की थी। लीमार्क के नज़रियाती ऑफशूट से डार्विन निकला, और डार्विन के बाद स्पेंसर निकला, जिसे हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं, और स्पेंसर के बाद बरगसा और कांट निकले। ये स्पेंसर की थाट की यानी तनकीदी शऊर इन्होंने यहाँ से शुरू किया, यानी उसके ये बच्चे हैं, और इनकी थ्योरियाँ इतनी फैल गई कि पूरी सदी को अपनी लपेट में ले लिया। आज तक वो चीज़ें हम हर चीज़ को यक जुम्बश कलम मुस्तरद नहीं कर सकते। है क्या कि यूरोपियन कंट्री के अदीब और आथर थोड़े से एडवांस थे। एक मिसाल है कि मार्क्सिज्म की थ्योरी आई किसी और पर्पस के लिए, लेकिन लपेट में कुछ और लिया, नतीजतन हमारा अदब भी उसकी लपेट में आ गया, और नज़रियात फैलते फैलते हमारे मुल्क में भी लेफ़्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद जो उसका हशर हुआ, यहाँ की डेमोक्रेसी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेफ़्ट मर गया। होता क्या है कि इसी तरह अदब में भी हम, जब इस थ्योरी ने नारेबाजी क्रिएट की, बहुत सारी चीज़ों से हम महरूम हो गए। अदीब को यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ, यूनिवर्सल फैक्ट के साथ वैल्यूज़ को अपनी निगारशात में जब लाता है, वो दानिश्वर कभी नहीं मरता, चाहे वो बरगसा हो। आप सारी थ्योरी को रिजेक्ट करें, लेकिन कुछ नज़रिए ऐसे भी हैं जिनसे आप अपना दामन नहीं बचा सकते। इस तरह तरक्की पसंद नज़रियात, राजकुमार साहब ने जो आपने की नोट ट्रेडर्स के 2 पार्ट पेश किए, एक क्लासिक का और उसके बाद ये 21वीं सदी में आए। मैं प्रोफेसर साहब से मेरा इस्तिफ़ामिया है, मेरा एक सवाल है, लेकिन ये लंच के बाद इस पर डिस्कशन होगी कि अदीब को आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करनी है, उस मील के पत्थर का तयन करना है कि हम यहाँ से डेविएट हुए हैं, हमारी डिस्ट्रैक्शन यहाँ से हुई है, और वो क्यों हुई, कारण क्या है, हमें जाना क्या है। जो विमल साहब ने बात की कि हम मार दाड़ की चीज़ों को ला रहे हैं, बेसिकली ये हमारा सर कन्फ्यूजन है। हमारा अदीब कन्फ्यूज़ है, वो चोरी को देखता है, डकैती को देखता है, कहीं लिबरलिज्म के ख्याल आते हैं, वो भी थ्योरी में चले आते हैं, शायरी में चले आते हैं, कहानी में चले आते हैं। जाहिर है हम इंसान हैं और दानिश्वरों का तबका है, जब यूनिवर्सल और ग्लोबल हालात के असरात पड़ते हैं, अपनी तहरीरों पर वो चीज़ें चली आती हैं। हमारे तहरीर हम तो नहीं नकार सकते, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन है क्या कि मार्क्सिज्म की रद्द में जब जदीदियत आई और जदीदियत के रिबटल में पोस्ट मॉडर्निज्म आया, मैं शार्ट कर रहा हूं, मैंने 1 मिनट का आधा मिनट और लूंगा। पोस्ट मॉडर्निज्म ने कंक्लूसिवली ये बात कही कि नजरिए को मार दो,
असल में ये बड़ी दानिशवराना थ्योरी है, ऐसी बात नहीं है। हर आदमी ये बात इसको समझने की ज़रूरत है। नज़रिए को इसलिए मारो कि अदीब को डिकंस्ट्रक्शन में छोड़ दो, अच्छा बुरा वो खुद पहचाने। आपके अल्फाज भी आज साइंस की डिक्शनरी से आ रहे हैं शायरी में, आप नहीं रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? आपकी बाज़याफ्त पीछे नहीं हो सकती, ये फैक्ट है। आप आज जाकर किसी बहुत क्लासिकी शायर की गोद में नहीं बैठ सकते, ये भी वक्त की हकीकत है। यही चीज़ें हैं, आप इनसे इनकार नहीं कर सकते। कहना यह चाहता हूं कि हम लोग जो है, हमारा अदीब जो है, उसके इर्तिकाई सफ़र में वो नए ख्यालात से अपने आप को कभी बचा नहीं सकता, ना रोक सकता है। चाहे उसकी कविता हो, चाहे उसकी कहानी हो, चाहे उसका ड्रामा हो, चाहे उसकी कोई भी चीज़ हो। उसमें बचना कैसे है कि हमारे पाँव हवा में न चले जाएं, हम अपनी ज़मीन के साथ भी रहें, अपनी वैल्यूज़ को भी इंटैक्ट रखें और लिटरेचर के साथ हमारा एवोल्यूशन भी होता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहरहाल ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं ये चीज़ें अनफोल्डिंग में शुक्रिया के लिए आया था। मैं इन्हीं ख्यालात के साथ आप सभी हजरात का, यहाँ हमारे विजय वली जी बैठे हैं, ये बड़े हमारे और बहुत सारे अदीब और दानिश्वर यहाँ बैठे हैं, और सभी हजरात का अकादमी की जानिब से एक बार फिर फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद चाय है जी, हमारी चाय तैयार है और अकादमी आपके लिए यूँ ही ये मजलिसें सजाती रहेगी। भारत सिंह साहब का दौर है, ये अकादमी का गोल्डन पीरियड है। आप लोग हमें आइए, सुझाव दीजिए, मशवरे दीजिए। सेक्रेटरी साहब की कलम में कोई वो रुकने की गुंजाइश नहीं है, बहुत तेज़ रफ्तारी है। और बहरहाल बस ये है कि डायरेक्शन आप लोगों ने देनी है, सुझाव और मशवरा जात आप लोगों के होंगे, सलाह मशवरे आपके होंगे, उस पर चलना हमारा काम है। हम इनके सबॉर्डिनेट हैं, हमें इन्होंने कहीं पर रोक नहीं लगाई कि हमें यहाँ रुकना है, वहाँ रुकना है। बहरहाल ऐसा सेक्रेटरी कभी खुशकिस्मती से मिलता है इदारों का। मैंने तो बहुत इंजॉय किया है इनके टाइम में। इंजॉय इस बात का किया है कि हकीकत को सामने लाना है और शफाफियत को सामने लाना है, ट्रांसपेरेंसी को सामने लाना है, उदबा की इज़्ज़त करनी है, लोगों का डिस्कोर्स करवाना है, और हम ताकि अपने इस हमारे जम्मू कश्मीर के अदब को एक नई डायरेक्शन दे सकें, हम खुले जहन से डिस्कस कर सकें, मनफी और पॉजिटिव दोनों असरात को, दोनों ख्यालात को हमारे दरमियान डिस्कशन होना चाहिए, और ताकि हम एक अच्छा कंक्लूजन लेकर आगे चलें। इसी के साथ आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।